Well, first up on the bulletin, let's get you a shocking revelation. The SP of Sambhal has claimed that the November 24 Sambhal riots were pre-planned and it was a specific plot to assassinate Hindu side lawyer. In fact, according to the accused, Ghulam's confession, weapons as well as the Hindu side lawyer's photograph were provided to execute the attack. In fact, it was aimed at triggering off retaliatory violence nationwide. Watch this. जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जोलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को ख़त्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है। Well, in fact, let me go across to Gaurav Srivastava. He is filing this report from Sambhal as he speaks to the locals. तो ये आपने सुना जो कि गुलाम के पिता, बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त हम गुलाम के घर पे मौजूद हैं और गुलाम ने ही अपने बयान में ये बताया है कि सर्वे वाले दिन जो है वो दिल्ली से आए वकीलों की हत्या कर देनी थी। अभी हम बेहद सुरक्षा के बीच में उस मोहल्ले में पहुंचे हैं जहां पर गुलाम रहता था और गुलाम के पिताजी जो हैं वो, जो कि जिसके ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उस पर सर्वे के दौरान 20 हथियारों की सप्लाई का आरोप लगाया और वो सारिक साठा के कहने पर काम करता था। मुख्तियार जो उनके पिता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये बताइए अंकल जी, सारिक जो ये आपका बेटा है गुलाम, क्या वो सारिक साठा के साथ चोरी करने और आर्म सप्लाई का काम? सर, ऐसा उसके साथ तो रहा ही नहीं है वो कभी। साठा शारी के साथ मैं बाप हूँ सर, मैं पिता हूँ सर। ऐसे साठा शारी के साथ तो कभी चोरी ही नहीं की है सर। मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल हिंसा के दौरान वो कहाँ नहीं था सर, वो दिल्ली में था। तो मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोलूँगा, वो था ही नहीं सर। अच्छा। और मेरे फ्रैक्चर है मेरी रीढ़ की हड्डी में। क्या आर्म हथियारों की सप्लाई में भी वो रहा है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मैं कह रहा हूँ सर, मतलब वाहन चोरी का ज्यादा रहा है इसका। उसके बदले हथियार लाता था वो? नहीं सर, वाहन चोरी भाई को ये कार्य पाना यही सर, यही इसका काम था। जियाउर रहमान बर्क के कैसे सांसद से कैसे संबंध थे? क्या हमारे संबंध नहीं, हम तो कोई वोट नहीं देते उसको। अच्छा। तो आप जो आरोप पुलिस लगा रहे हैं उन पर क्या कहेंगे कि उसने, गुलाम आपके बेटे ने तमाम जो हथियार है सप्लाई किए? विष्णु शंकर एक जैन वकील हैं, उनको मारने की प्लानिंग थी भीड़ में सर्वे के दौरान। सर मेरा बुढ़ा, मुझे क्या पता क्या कह रहा है पुलिस वाले का या प्रशासन क्या कह रहा है। मैं तो यहाँ पर हूँ सब, मेरा रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है। देखिए तक पर हो गया फ्रैक्चर की वजह से। ठीक है, तो ये आपने जो सुना ये एक हिस्सा है, क्योंकि हम यहाँ पर रिपोर्ट करने आए थे गुलाम के घर पर और गुलाम के जो पूछताछ के जो बयान हैं और उसके जो खुलासे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। न सिर्फ उसमें उसने ये बात कही है कि जो सांसद और सांसद का परिवार था वो जो है उन्हें प्रोटेक्शन दिया करता था क्योंकि तमाम केसेस थे। इसके अलावा हथियारों की सप्लाई की, उसमें यह भी कहा कि उसने बयान सुना 19 नवंबर का जियाउर रहमान संभल से सांसद का और उसमें दावा किया कि जिसमें उन्होंने मस्जिद को बचाने की बात कही थी। उस बयान के बाद उन लोगों ने तय किया कि 24 तारीख को ये लोग जो हैं भीड़ के बीच में सारिक साठा के कहने पर न सिर्फ मुल्ला अफरोज के साथ हथियार देंगे बल्कि गोलियां भी चलाएंगे। इनका यह भी था कि ये दंगे भड़काएंगे, पुलिस वालों को मारेंगे और साथ ही साथ दिल्ली से आए वकील विष्णु शंकर जैन को भी मारेंगे। नाम नहीं लिया है लेकिन बार बार कहा कि दिल्ली के वकील साहब जो मस्जिदों का सर्वे करते हैं उनको जो है मारना है और इस पूरे जो
जो लोग हैं उनके बीच में दंगे का माहौल बनाना। तो ये तमाम सारी बातें जो हैं वो जाहिर तौर पर थी, और फिलहाल जो खुलासे हो रहे हैं उससे बड़े सारे तार जो हैं वो जुड़ रहे हैं कि किस तरीके से हिंसा की गई, किस तरीके से हथियारों की सप्लाई हुई, और किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके न सिर्फ सारिक साठा बल्कि उसके जो गुर्गे हैं गुलाम और इससे पहले गिरफ्तार हुआ मुल्ला अफरोज, इन सारी घटनाओं में शामिल थे। जी बने रहिए हमारे साथ। I'll just come back to you and get more details. Meanwhile, more breaking news, fresh details which are now emerging, which show how the accused in the Sambal riots case, he has started revealing his links to a Dubai-based gang as well. In fact, sources are confirming that the accused Ghulam has over 20 criminal cases against him, and he was involved in procuring foreign-made weapons to execute the plot. In fact, investigators suspect the plan to assassinate the Mandir side lawyer as well. In fact, the probe also suggests that the larger conspiracy was orchestrated to deepen the religious fault lines and destabilize law and order. Well, in fact, let me go across to Gaurav Srivastav, who's joining us with all the details. Gaurav, बहुत interesting बात ये अभी बाहर आ रही है that there may be a larger conspiracy, और वो conspiracy इंडिया तक नहीं दुबई तक जा सकती है। बिल्कुल, देखिए सारिक साठा जो कि एक ऑटो लिफ्टर हुआ करता था, वो बेसिकली जो है उसने जो कि बाद में दुबई चला गया, और दुबई जाने के बाद वहां से अपना जो वो नेटवर्क है वो चलाता है। और इसके नेटवर्क में जिस गुलाम की तस्वीर हमने दिखाई, उसने दावा किया है कि वो सारिक साठा से एक जंगी लगातार बातचीत करता था, और उसके कहने पर ही उसने जो हथियारों की सप्लाई है या हथियारों को देने की कोशिश कुछ लड़कों को दी, जिन्हें भड़काया गया मस्जिद के टूटने के नाम पर। और इन्हीं नामों के आधार पर जो है सारी कोशिशें हुई कि किस तरीके से गुलाम जो है भीड़ में हिंसा मचाएगा। और साजिश के तार इस वजह से जुड़ रहे हैं क्योंकि जो हथियारों की बरामदगी हुई है वो उसमें जर्मनी, इटालियन और अलग अलग देशों के जो मेड कारतूस हैं और जो वेपन्स हैं वो उसमें दिखाई देते हैं, फायर आर्म्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि सारिक साठा दुबई में था, और जो ये लोग गाड़ियां चोरी करते थे इनको ये लोग म्यांमार बॉर्डर पर जो है जाके बेचा करते थे, और वहां से उसके बदले में आर्म्स लाकर भारत भर में सप्लाई करते थे। तो एक बड़ा नेटवर्क जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन किस तरीके से दुबई में बैठे सारिक साठा के इशारे पर, जिसे बार बार पूछताछ में गुलाम बॉस कहकर बुलाता है, उस बॉस के कहने पर उसने किस तरीके से 24 नवंबर के कोर्ट कमिश्नर के सर्वे, मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा फैलाने की कोशिश की, दंगा फैलाया और गोलियां चलवाई, जिनमें 4 लोगों की मौत भी हुई और उसी क्रॉस फायरिंग में मौत हुई। और इस सब का मकसद ये था कि उसने ये भी अपनी पूछताछ में कहा कि जिस तरीके से यूपी बाई इलेक्शन में पुलिस ने उन पर कड़ाई की है उसका भी बदला लेना है, साथ ही साथ ये मैसेजिंग देना है कि किस तरीके से एक सरकार जो है वो हमारे खिलाफ है और यहाँ पर दंगों का माहौल है। तो सोची समझी साजिश के तहत अब ये काफी कुछ हद तक पुलिस ने उसके बयानों से ये साबित करने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर मामला चार्जशीट के बाद कोर्ट में जाएगा, लेकिन गुलाम द्वारा दिए गए पूछताछ, उसके कबूलनामे के बाद अब इस पूरे 24 नवंबर के जो संभल के दंगे की जो पूरी का जो खाका है, जो इसके पीछे की जो साजिश है, जो कॉन्स्पिरेसी है, वो लगभग निकलकर अब बाहर सामने आ चुकी है। जी बने रहिए हमारे साथ because there's another breaking angle that we are getting for our viewers. Minute by minute updates of the Sambal riot plot seems to be unraveling. In fact, this is a major development which is coming in the violence case. Uttar Pradesh Police SIT has now filed a 4,000-page charge sheet in the 6 cases which are related to the 24 November riots. In fact, the charge sheet submitted at the CJM court details the financial transactions linked to the accused as well as the recovery of the foreign-made cartridges as well. is joining us with minute-by-minute updates on this. Gaurav, you're joining us live from Sambal. You've been speaking to a lot of people, but what's interesting is that there are now details which are emerging. जो charge sheet file की गई है, even though it is an extensive charge sheet of 4,000 pages, उसमें ये भी लिखा है what exactly are the financial transactions. तो सोर्स ऑफ द फाइनेंसेस, ये जो पूरा रायट प्लॉट बनाया था, ये जो मर्डर असैसिनेशन प्लॉट बनाया था, उसका सोर्स क्या था? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर काफ़ी डिटेल जो है जानकारी चार्जशीट में दी गई है। चूंकि अभी चार्जशीट की कॉग्निजेंस जो है वो कोर्ट द्वारा नहीं लिया गया, ऐसे में ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में पब्लिकली बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन
लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कुल 6 एफआईआर जो हैं उनके मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिनमें से कुछ एफआईआर जो हैं वो संभल कोतवाली थाने मामले में है और कुछ जो है वो नखासा थाना मामले में है। और इसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया है जिनकी संख्या 124 के आसपास बताई जा रही है। एक महिला फराना है जिसको इस मामले में बरी भी किया गया है चार्जशीट में। लेकिन न सिर्फ फाइनेंशियल प्लॉटिंग जो है, फाइनेंशियल फ्रॉड जो पूरा उसको पकड़ने की कोशिश की गई है, बल्कि साथ ही साथ कैसे पत्थरबाजों को इकट्ठा किया गया, कैसे भीड़ को मोबिलाइज किया गया और कैसे सीसीटीवी और साथ ही साथ हमारे द्वारा दिए गए फुटेज के भी फ्रेम बाय फ्रेम को देखकर संभल पुलिस ने उन पत्थरबाजों के चेहरे जो हैं, इन आरोपियों के चेहरे निकाले हैं और ना निकाल कर उनके बल्कि पोस्टर भी जो हैं वो मस्जिद के पीछे की दीवार पर लगाए हैं। वो सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक बड़ा जो है वो प्लॉट तैयार किया गया था सर्वे को लेकर और 19 तारीख को जिस तरीके से पहले दिन सर्वे हुआ था उसके बाद ये तय हो गया था, ये प्लानिंग होने लगी थी कि अगला सर्वे किसी तरीके से नहीं होने देना। दूसरा ये कि जामा मस्जिद प्रशासन के लोगों ने खुद बाहर निकलकर 20 सर्वे के दौरान ये अफवाह फैलाई थी कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है और मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाएगा और उसी अफवाह को के जरिए जो है भीड़ को और ज्यादा बल दिया गया। जब भीड़ उकसी और उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसी पत्थरबाजी और भीड़ के बीच में गोलियां भी चलाई गई। तो कई सारे मामले हैं और यहां पर व्यूअर्स को यह भी बता देना जरूरी है कि जो अभी सपा के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, इसके अलावा अन्य जो नेता हैं, उनके बयानों के आधार पर जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी उनके ऊपर अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। आने वाले समय में उनमें भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। लेकिन जो जानकारी है कि इन चार्जशीट दाखिल करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो है 3 महीने के अंदर कन्विक्शन का जो काम है वो संभल पुलिस के द्वारा किया जाएगा, ताकि एक मैसेजिंग कम से कम जाए कि इस मामले में न सिर्फ त्वरित जांच हुई बल्कि त्वरित एक्शन भी लिया गया। Well, these are very interesting details that you are getting for us, Gaurav, that essentially there may be a supplementary charge sheet also which may be filed, but it is going to go to a fast-track court so that there is clear messaging. Within 3 months, if there is a conviction which comes in of the Sambal riots and the larger conspiracy plot, then that is going to be a very strong, stern message of zero tolerance when it comes to violence. Thank you so much, Gaurav, for getting us those ground reports from Sambal. But let me go across to Adib. Adib, you must tell us about the political warfare that we are seeing over the revelations which have been coming in. You have, on one hand, allegations coming in that these attacks may have been inspired by the words of Samajwadi Party MP Ziaur Rahman Bharq. But on the other hand, you have the Samajwadi Party saying that this is mere distraction. Well, definitely, Meghna. See, from the day one when the Sambal violence broke out, Samajwadi Party had been blaming it on the DM, the SP and the CEO of Sambal, saying that it is their plot and they... In fact, do stay on with us. Sorry to have interrupted you. Fakhrul Hasan Chand is joining us of the Samajwadi Party. Fakhrul Hasan ji, बोला जा रहा है कि जो आपके विधायक, जो आपके MP है समाजवादी के जियाउर रहमान बर्क, उनके स्पीच से इंस्पायर होने के बाद ये अटैक रचा गया, ये कॉन्स्पिरेसी रची गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को भी हमें आपको कह सकती है कि इनके बोलने के बाद या इनके चैनल पे बोलने के बाद वो दंगा हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मनमाने तरीके से अत्याचार हुआ है संभल में, जिस तरह से दमन की कार्रवाई की है, जिस तरह से राजनीतिक मगर फखरुल हसन चांद जी, ये तो आप ठीक से जानते हैं कि ये बीजेपी ने नहीं बोला है, जो मास्टरमाइंड है, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनका कन्फेशन है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। कानून कहता है पुलिस के सामने किसी का भी दिया गया बयान वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है, किसी का भी। कन्फेशन है, अभी तो चार्जशीट इसी पे फेस हुई है, वो तो कोर्ट पे जाना, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। पुलिस के नहीं, पुलिस के सामने दिया गया बयान वो कोर्ट में नहीं माना जाता है। वो इसलिए पुलिस के सामने क्या बयान दिया, कौन मुख्य अभियुक्त है, क्या हुआ, बहुत से उस पूरे प्रकरण को लेके समाजवादी पार्टी पहले भी सवाल उठा चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का टारगेट क्या है? समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वहां के आम नागरिक। कभी सवाल होता है कि जो सर्वे के लिए लोग जा रहे थे, जो नारे लगा रहे थे, उनके जाने से कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपका मतलब क्या है? आप ये जरा समझा दीजिए फखरुल हसन चांद जी। आप बोल रहे हैं कि पुलिस के सामने देयर आर सर्टेन सेक्शंस अंडर द सीआरपीसी जिसके अंदर इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट यस अ स्टेटमेंट कैन बी हेल्ड एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। हाउएवर ये भी हो सकता है कि इन द कोर्ट वो जाके वो बोल दे। आपको कैसे पता कि
ये नहीं, जो नहीं, स्टेटमेंट है, ये आपको जो कैसे- कन्फेशन है, उसको मैं तो रेनेज कहता करने वाले हूँ- हैं। नहीं, मैं तो साफ कहता हूँ, पुलिस के मैं कानून पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है कि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान जो पुलिस के सामने है, वो जब तक कोर्ट में नहीं आ जाता है, कोर्ट में नहीं कह देता, उसके कोई माने नहीं। पुलिस की चार्जशीट, पुलिस ने सरकार के दबाव में जो भी काम किए हैं, जो मनमानी हुई है संभल में, वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले भी उस पर सवाल उठा चुके, उनकी जांच पे सवाल उठा चुके हैं। तो वो इस जांच का केवल एक ही मकसद है, समाजवादी पार्टी के सांसद को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संभल में रहने वाले जात आम की बात तो नागरिकों आप को पहले कर रहे परेशान हैं करना। फखरुल हसन चांद जी, जात की बात तो आप कह रहे हैं। ये तो जात प्रोब की और बात- प्रोबिटी की बात हो रही है, ये तो एक जांच की बात हो रही है, जात की नहीं। देखिए, जांच कौन कर रहा है? जांच कौन कर रहा है? अगर सरकार पहले ही बता दे कि कौन दोषी कौन दोषी नहीं है, Okay. अगर भाजपा के प्रवक्ता पहले ही बता दे कि समाजवादी पार्टी के सांसद थे, समाजवादी तो आप पार्टी के पूरी विधायक- जांच के ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं। सो एसेंशियली यू हैव द समाजवादी पार्टी, यू हैव फखरुल हसन चांद ऑफ द समाजवादी पार्टी who's coming out and saying that look at who's doing the janch, who's doing the probe. It is all based on the Jat, which is essentially the community of the Samajwadi Party leaders who have been named in this probe. Thank you so much, Fakhrul Hasan Chand ji, हमारे साथ बनने के लिए. This of